नमस्कार। संधान व्याख्यान माला के पहले आयोजन में आप सभी का स्वागत है। इस व्याख्यान माला की शुरुआत हम प्रसिद्ध वरिष्ठ कवि और विचारक श्री अशोक वाजपेयी जी से कर रहे हैं। हिंदी समाज और संस्कृति को लेकर लंबे समय से हमारे बीच चिंता और सरोकार मौजूद रहे हैं और इस व्याख्यान माला की शुरुआत के पीछे भी यही कारण है। कोई 20 साल पहले संधान पत्रिका की शुरुआत की गई थी, जो 5 साल चलने के बाद बंद हो गई, लेकिन संधान को लोग आज भी याद करते हैं। 60 करोड़ हिंदी भाषियों के इलाके की सांस्कृतिक और सभ्यतात्मक दशा सारी दुनिया में चर्चा का विषय होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य से वह हिंदी मनीषियों के बीच भी समुचित स्थान नहीं पा सकी है। इस व्याख्यान माला का आयोजन न्यू सोशलिस्ट इनिशिएटिव हिंदी प्रदेश द्वारा किया जा रहा है। एनएसआई अपने आप को व्यापक प्रगतिशील परिवार का हिस्सा मानता है और इसका मानना है कि भारत और पूरे विश्व के स्तर पर वामपंथी आंदोलन को युगीन मसलों पर नए सिरे से सोचने, विचारने और पुनर्गठित करने की जरूरत है। इस जरूरत के पीछे हम दो बड़ी बातों या दो बड़े कारणों को देखते हैं। पहले कि पिछली सदी में वामपंथ को सफलता सामंती और औपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध मिली थी। दूसरी यह कि 20वीं सदी के समाजवाद को उसकी महान उपलब्धियों के बावजूद भविष्य के समाजवाद का मॉडल घोषित नहीं किया जा सकता। व्याख्यानमाला की अगली कड़ियों में हम आधुनिक और प्रगतिशील सहयात्रियों को अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करते रहेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि इसके माध्यम से गंभीर विमर्श और बहस मुबाहिसे की शुरुआत हो। ज्यादातर अल्प विकसित समाजों की तरह हिंदी में भी विचार की सत्ता साहित्य की चारदीवारी के अंदर ही कैद है। अतः विचार का प्रसंग हिंदी में शुरू करना हो तो साहित्य के इलाके से ही शुरू करना होगा, और साहित्य के इलाके में विचार का प्रसंग छेड़ना हो तो अशोक जी से अधिक उपयुक्त व्यक्ति हमें और कौन मिलेगा। उनका परिचय अब मैं आपको क्या दूं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और इसलिए मैं उनका परिचय देने की गुस्ताखी नहीं कर रही हूँ। आज 13 नवंबर हमारे पुरोधा प्रिय कवि मुक्तिबोध का जन्मदिन भी है और मुक्तिबोध अशोक जी के भी प्रिय कवि हैं। मुक्तिबोध स्वयं 1960 के आसपास ही अपने पत्रों में युवा और प्रखर अशोक जी का उल्लेख करते हैं और एक पत्र में वे श्रीकांत वर्मा से यह शिकायत भी करते हैं कि अशोक जी का लेख उन्होंने कहीं और क्यों छाप दिया, क्योंकि वो उसे स्वयं कहीं प्रकाशित करना चाहते थे। तो आइए आज हमारे समय के अध्ययनशील वरिष्ठ कवि और विचारक को सुनते हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए अशोक जी को अपना वक्तव्य रखने के लिए आमंत्रित करती हूँ। अशोक जी। नमस्कार। सुनाई दे रही? जी सुनाई दे रहे हैं। जी आवाज सुनाई दे रही? जी बिल्कुल। मैं संधान और रूपाली सिन्हा और अन्य मित्रों का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने अपनी इस व्याख्यान माला की शुरुआत के लिए मुझ जैसे धवल केशी और अब धीरे धीरे थकते हुए व्यक्ति को चुना। जैसा कि रूपाली जी ने अभी बताया, आज गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्मदिन है और ये सुखद संयोग है कि हम एक वैचारिक उपक्रम को उनके जन्मदिन पर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वो उन थोड़े से कवियों में से हैं, हमारे मूर्धन्यों में से, जिनका विचार से बहुत गहरा नाता था। उनके दिमाग में उनकी अपनी पंक्ति है, विचारों की फिरकी सिर में है घूमती। तो ऐसे तो कवि बहुत सारे होते हैं जिनको कुछ ना कुछ विचार आते ही होंगे, लेकिन विचार से अपने को इस तरह संबद्ध करने वाले और अपनी सर्जनात्मकता में विचार को इतना महत्वपूर्ण स्थान देने वाले
वो हमारे कम से कम 3 मूर्धन्यों में से एक। पहले थे जयशंकर प्रसाद, दूसरे थे अज्ञेय और तीसरे मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने अपनी एक अधूरी कविता में लिखा है, विचार आते हैं लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त बोझ, सांप मारते समय पिछवाड़े, बच्चों की नेकर फचीटते वक्त, पत्थर पहाड़ बन जाते हैं, नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कच्छप बन जाते हैं, समय पृथ्वी बन जाता है। तो मुक्तिबोध ने एक महत्वपूर्ण बात इस कविता में कही, विचार आते हैं लिखते समय नहीं। जीवन की प्रक्रियाओं में उलझते वक्त उस समय विचार आते, और विचार शब्द का जितना अधिक प्रयोग मुक्तिबोध ने किया है उतना संभवतः प्रसाद और अज्ञेय ने नहीं किया। उनके लिए विचार की एक लगभग भौतिक ऐन्द्रिक उपस्थिति ही थी। दूसरी कविता का एक अंश है, सज्जन की गंध मधुर आत्मा के फूलों पर, सज्जन की गंध मधुर आत्मा के फूलों पर आंतरिक कमजोरी की हरी हरी इल्ली सा, सामूहिक निश्चय के बाड़े में पिछवाड़े मुंडेरों पर भागे जो देखे पीछे को भीगी सी बिल्ली सा, शब्दों का अर्थ जब आदर्शों लक्ष्यों के स्वर्णकांत शिखर लिए, विचारों के भव्य भवन मानस सरोवर तट पर प्रतिबिंबित शोषित है। तो विचार उनके यहाँ तरह तरह से आता है, कभी ऐसा कि वो शोषण से जुड़ता है, कभी उसकी भव्य भावनात्मकता के आतंक से जुड़ता है। और इसी कविता में वो कहते हैं, सत्ता के परब्रह्म ईश्वर के आसपास सांस्कृतिक लहंगों में लफंगों का लास रास, खुश होकर तालियां देते हुए गोल मटोल बिके हुए मूर्खों के होठों पर हीन हास, शब्दों का अर्थ जब। ये जो पूरा चित्र है वो वैसे तो 1960 के आसपास का है, लेकिन क्या ये हमारे वक्त का भी चित्र नहीं है? अपनी प्रसिद्ध कविता अंधेरे में, उसमें वो फिर विचार की तरफ मुड़ते हैं। उनमें कई प्रकांड आलोचक विचारक, जगमगाते कविगण, मंत्री भी, उद्योगपति और विद्वान, यहाँ तक कि शहर का हत्यारा कुख्यात डोमाजी उस्ताद बनता है बलवन। हाय हाय, यहाँ ये दिखते हैं भूत पिशाच काय, भीतर का राक्षसी स्वार्थ अब साफ उभर आया है, छुपे हुए उद्देश्य यहाँ निखर आए हैं, ये शोभा यात्रा है किसी मृत्यु दल। ये कविता उनकी अंतिम कविताओं में से है, 1964 में पहली बार प्रकाशित हुई। पर क्या ये चित्र आज हमारे समय पर लागू नहीं होता? तो मुक्तिबोध ने विचार को दो तरह से बरता है, बल्कि तीन तरह से कहा जा सकता है। एक तो विचार मात्र उनके लिए एक, जैसा मैंने कहा पहले, एक तरह की ऐन्द्रिक भौतिक उपस्थिति है, और कुछ विचार हैं जिनको ध्वस्त करना जरूरी है, कुछ विचार हैं जो मनुष्य विरोधी कार्रवाई में संलग्न है, उनको उनका भंडाफोड़ करना जरूरी है, और कुछ विचार हैं जो मदद करते हैं आगे बढ़ने की।
करूं पाऊं मैं नए नए सहचर, सकर्मक सचित वेदना भास्व। मैंने ये पहले भी कहा है और मुझे लगता है कि मुक्तिबोध ने एक बड़ा रेडिकल पुनर्पाठ किया हमारी पारंपरिक अभिप्राय सच्चित आनंद का। वहां सच्चित से आनंद जुड़ा है, मुक्तिबोध ने उसको बदल कर सच्चित वेदना कर दिया। और ये सिर्फ एक पद में थोड़ा सा परिवर्तन नहीं है, एक रेडिकल परिवर्तन। दूसरी बात यह है कि जो लोग उनकी आलोचना से वाकिफ हैं वो जानते हैं कि उन्होंने संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन, इनकी बात की। ये जो दोनों पद हैं, यानी ज्ञान और संवेदन, साहित्य में विचार सीधे सीधे आए ये जरूरी नहीं है, बल्कि अक्सर तो सीधे ना आए तभी बेहतर है। मुक्तिबोध ने इसमें फर्क किया है और दोनों को मिलाया है, यानी ज्ञान को, यानी विचार को, और संवेदना को। यानी विचार और संवेदना के मिलाप से ही साहित्य बनता है और आगे बढ़ता है। मेरे हिसाब से मुक्तिबोध का वैचारिक अवदान है, और ये अवदान उन्होंने विचार के क्षेत्र में सीधे प्रवेश करके नहीं दिया है, बल्कि साहित्य के क्षेत्र में विकसित करके दिया है। एक तो जैसा मैंने अभी कहा कि वो सच्चित आनंद की कल्पना करते हैं, और दूसरा उन्होंने मार्क्सवाद में अंतःकरण की धारणा को दाखिल किया। उस समय तक कोई मार्क्सवादी, जहां तक मैं जानता हूं, अंतःकरण की बात नहीं करता। मुक्तिबोध ने इस स्वीकार से अंतःकरण की बात शुरू की कि अंतःकरण का आयतन संक्षिप्त है, और ये एक तरह से मार्क्सवाद की बढ़त है, उसको थोड़ा और आगे ले जाना है। और ये सारे विचार, चाहे ज्ञानात्मक संवेदन, संवेदनात्मक ज्ञान, सच्चित वेदना, अंतःकरण, ये सब वैचारिक पद हैं उनके यहाँ, और ये सब उन्होंने सर्जनात्मक प्रक्रिया के दौरान विकसित और अर्जित किए। इसलिए मैं जोर ये दे रहा हूं कि साहित्य में जो विचार उपजते, विकसित होते हैं, लहलहाते मुरझाते हैं, वो सब साहित्य की अपनी सर्जनात्मक प्रक्रिया के दौरान विकसित होते। साहित्य बाहर या अन्यत्र सोचे गए विचारों का उपनिवेश नहीं होता। और दूसरी बात, अगर यही ध्यान दें आप, कि जब वो अंधेरे में, उसका जो चरित्र नायक है, इसको अक्सर हम स्वयं कवि को भी मान सकते हैं, वो चरित्र नायक आत्मसंभवा परम अभिव्यक्ति की खोज कर रहा है। ये अपने आप में, या कम से कम अपने इस रूप में, मार्क्सवादी लक्ष्य नहीं कहा जा सकता। ये लक्ष्य उससे आगे जाने का है, एक परम अभिव्यक्ति पाने का है जो आत्मसंभवा है। तो आप देखें कि मुक्तिबोध के यहाँ विचारों का कितना गठन और आसानी से सामान्यीकृत किए जाने वाला वैचारिक उन्मेष नहीं है। अब मैं आगे बढ़ते हुए मुक्तिबोध को इस वैचारिक अवदान के लिए
अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए साहित्य का विचार क्या हो सकता है या क्या है, इसके बारे में 7 प्रस्ताव आपके सामने रखता हूं। पहला प्रस्ताव तो ये है कि साहित्य भी विचार करने की एक विधा है। अभी आपने देखा कि मुक्तिबोध के साक्ष्य से मैंने परोक्ष रूप से यही कहने की कोशिश की कि साहित्य में जो विचार होता है वो तथाकथित विचारकों के विचार से और दूसरे विचारधारियों के विचार से अलग होता है, क्योंकि वो साहित्य की सृजनात्मक प्रक्रिया के दौरान उपजते, विकसित होते और अपनी अभिव्यक्ति पाते। यानी साहित्य भी विचार करने की एक विधा है और उसकी अपनी पद्धति है, जिसमें जिज्ञासा, प्रश्नवाचकता, विडंबना, बहुलता, अंतर्विरोध या सब देखे जा सकते। हमारे यहाँ साहित्य को विचार की विधा मानने में बड़ी हिचक है। मैं थोड़ा इस पर बाद में आऊंगा। दूसरा प्रस्ताव ये कि साहित्य का विचार राग सिक्त विचार, वो भावनाओं, बेचैनियों, अनुभवों और प्रसंगों आदि में संश्लिष्ट विचार होता है। तो ऐसे आप जैसे किसी चीज को किसी वैज्ञानिक किस्म की जो होती है ना उपकरण होता है कि बाहर निकाल लें और उसका जो जिसमें वो लिथड़ा हुआ है इसको छोड़ दें, ऐसा संभव नहीं। साहित्य में विचार विविक्त विचार नहीं है, वो संश्लिष्ट विचार। तीसरा, अब तीसरा तो यही कि वो विविक्त विचार नहीं है, उसे उसकी स्थानीयता से अलग नहीं किया जा सकता। साहित्य के विचार के लिए स्थान का बहुत महत्व है और ये स्थान यानी ये स्थानीयता उसकी सार्वभौमिकता की संभावना के आड़े नहीं आती। चौथी बात, साहित्य अन्यत्र विकसित विचारों से संवाद, विवाद, द्वंद्व आदि करता है। अक्सर अन्य वैचारिक अनुशासन समवर्ती साहित्य से कोई विचार संवाद नहीं करते। जहां तक मैं जानता हूं, हमारे विश्वविद्यालयों और अन्य परिसरों में साहित्य को ज्ञान की विधा ही नहीं माना जाता। जब कभी इतिहास में किसी युग में जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है उसमें कोई कमी, कोई अभाव नजर आता है तो तब के साहित्य पर नजर डालते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए। लेकिन हमारे यहाँ समाज विज्ञान, इतिहास इत्यादि जो अनुशासन है, उनके लोग साहित्य से कोई वैचारिक संवाद नहीं करते और हिंदी अंचल में तो बिल्कुल ही नहीं करते। अन्यत्र होता हो तो मुझे पता नहीं इतना। यानी लेकिन साहित्य का अपना वैचारिक पड़ोस होता है और रोजमर्रा के जीवन में जो व्यक्त और विन्यस्त लोक विवेक है, विचार है, वो भी साहित्य हिसाब में लेता है। मेरे कहने का आशय ये है कि यद्यपि साहित्य अपना वैचारिक वितान बहुत विस्तृत करता रहता है, अन्य वैचारिक अनुशासन साहित्य को लेकर अपना वितान ऐसा विस्तृत नहीं करते। पांचवा प्रस्ताव है, साहित्य के विचार को कुछ स्थापनाओं, मान्यताओं, धारणाओं आदि में नहीं समझाया घटाया जा सकता।
छठा कि प्राय सभी विचारधाराओं की तरह जो कि अपनी सत्ता स्थापित करती है और इसलिए उनकी एक राजनीति भी होती है, साहित्य अपनी सत्ता स्थापित नहीं करता। यानी वो अपने को कोई शक्ति का केंद्र बनाने की कोशिश नहीं करता। उसका विचार अक्सर सत्ता के प्रतिपक्ष में रहकर ही उभरता है। आप कह सकते हैं कि सत्ता का प्रतिपक्ष भी एक तरह की सत्ता है, प्रतिसत्ता है, तो इस अर्थ में तो है, लेकिन वो स्वयं अपनी कोई सत्ता स्थापित करने का यत्न नहीं करता। और सातवां और अंतिम प्रस्ताव ये है कि साहित्य अपना विचार सीधे नहीं परोसता। आपको उसे ग्रहण करने के लिए आस्वाद की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। हम लोग आजकल फास्ट फूड वगैरह के आदी हैं, खबरों के आदी हैं और फिल्मी संगीत इत्यादि से में रुचि लेते हैं, जहां हर चीज आपको बहुत आसानी से अपना सत्व अपना आसानी से प्रकट हो जाता है। बहुत ज्यादा आपको बौद्धिक या संवेदनात्मक श्रम नहीं करना पड़ता। साहित्य के साथ दुर्भाग्य से आपको बौद्धिक और संवेदनात्मक उद्यम करना होता है। वो अपना सच इतनी आसानी से आपके सामने नहीं खोलता। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें कुछ विचार, आज संसार में विचार मात्र की क्या स्थिति है, इस पर करना चाहिए। मोटे तौर पर सार्वभौमिक विचारों का दौर अब लगता है कि समाप्त हो चुका है। विचार अब क्षेत्रीय, प्रादेशिक और स्थानीय होते जाते हैं। ये मानसिकता भी बहुत गहरे घर कर गई है कि दुनिया विचारों से नहीं, अब चीजों से बदलती, और चीजों की बहुतायत, और एक हमारे घर गोदाम बने हुए चीजों के, चीजें जिनको हमको जरूरत है और चीजें जिनकी हमको जरूरत नहीं है, पर जिनको हमने इसलिए इकट्ठा किया है कि वो हैं हमारे आसपास और बहुत लोगों के पास है, इसलिए हमारे पास भी होना चाहिए। तो और ये मानसिकता फैला रहे हैं संचार माध्यम, कॉरपोरेट जगत और पर्यटन आदि की चीजों से दुनिया बदल रही है। आप कितने संपन्न हैं, आप कितने विकास के पथ पर हैं, इस पर निर्भर करेगा आपके पास कितनी चीजें हैं। फिर अगर आपके पास कोई ऐसा विचार है जो किसी विचारधारा में नहीं अटता, किसी भी कारण से, तो अक्सर ये होगा कि विचारधारा में विश्वास करने वाले लोग, उसका पालन करने वाले लोग उस विचार को मान्यता ही नहीं देते। यानी दूसरों के विचार या दूसरों की विचारधारा की मान्यता नहीं है। और हमारे यहाँ तो अब हालत ऐसी कर दी है नए निजाम ने कि अगर आप उसकी जो विचारधारा है उससे असहमत हो, उस पर आपत्ति करें, तो आप पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा तक चल सकता है। कई विचारधाराएं ऐसी भी इस समय विकसित हुई हैं, और हमारे देश में तो विशेष रूप से, जैसे हिंदुत्व, जो धार्मिकता का छद्म कर, उनका
मूल तत्व और मूल उद्देश्य तो राजनीतिक है, वो राजनीतिक विचारधारा, और उनको राजनीतिक विचारधारा के रूप में मान्यता पाने का हक है एक लोकतंत्र में। लेकिन वो अपने को बढ़ाने के लिए और अपनी स्वीकार्यता समाज में पैदा करने के लिए धर्म का छद्म करती, धर्म का दुरुपयोग करती। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो सभी करते हैं, सभी नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि हम ऐसे दौर में पहुंच चुके हैं जहां सभी लोग धर्म का दुरुपयोग करेंगे। साहित्य का जो विचार है उसके, यानी जो वैचारिकी है, जो साहित्य में संश्लिष्ट वैचारिकी है, उसके कुछ विरोधी स्पष्ट हुआ। एक तो विचारधाराएं ही विरोधी, क्योंकि जिसमें जिस विचार की धारा नहीं है वो विचार ही क्या हुआ, ये एक लोकप्रिय बात है। दूसरा, हमारे जो ज्ञान के केंद्र है वो भी अब धीरे धीरे, क्योंकि हमारे यहाँ तो एक ऐसा समाज विकसित हो गया है, खासकर हिंदी में, इसमें अज्ञान की बड़ी प्रतिष्ठा है, और अज्ञान तो शिखर से बोलता है और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलता है। तरह तरह के रंग रूप पहनावे चोले धरकर बोलता है। अज्ञान की ऐसी महिमा और ऐसी प्रतिष्ठा संभवतः हिंदी समाज में इससे पहले कभी नहीं। यानी अज्ञान को इतना बेशर्म, इतना क्रूर और इतना निडर पहले कभी नहीं किया गया। राजनीति में व्यक्ति की कोई महत्ता नहीं, उसमें तो भीड़, संप्रदाय, समूह चाहिए। जबकि साहित्य में दुर्भाग्य से व्यक्ति की महत्ता है, व्यक्ति की गरिमा है। जैसे कि समाज की भी उपस्थिति है, समाज की भी गरिमा है, लेकिन वो ऐसी गरिमा है, सामाजिक गरिमा, जिसमें व्यक्ति का लोप नहीं होता। जबकि राजनीति में व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। धर्म धर्म भी विरोधी होता है विचार का, क्योंकि धर्म तो आस्था पर आग्रह करता है, जबकि साहित्य तो प्रश्नवाचक है, वो तो आस्था पर भी प्रश्न उठाता है, वो तो अपने पर भी प्रश्न उठाता है। उसकी उसकी जो वैचारिक नैतिकता है वो तो आती ही इस बात से है कि वो अपने को कटघरे में खड़ा कर सकता है, करता रहता है। मीडिया, अब हमारा जो अधिकांश मीडिया, गोदी मीडिया जो है, वो तो स्वामी भक्त पालतू मीडिया है, जो झूठ फैलाने, नफरत फैलाने, भेदभाव को फैलाने में अहर्निश 24 घंटे लगा हुआ है। वहां विचार की जगह क्या हो? वहां तो कोई भी विचार अप्रासंगिक है। स्वयं भाषा में भी धीरे धीरे विचार को अपदस्थ किया जा रहा है, कम से कम हिंदी भाषा, वो भाषा जो सार्वजनिक मंचों पर बोली लिखी समझी जाती। एक तो उसमें अभिधा की तानाशाही, और दूसरी तरफ उसमें किसी तरह की सूक्ष्मता या बहुलता या संशय, आत्मसंशय, आत्मालोचन, इस सब की कोई गुंजाइश नहीं। और ये सब तत्व
साहित्यिकी वैचारिकी के अनिवार्य तत्व हैं। इसके बिना साहित्य के विचार का या साहित्य में जो विचार फलता फूलता है, पैदा होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। और आप अगर ध्यान दें तो जैसे संगीत में हम कहते हैं लय होती है और संगत होती है, यानी संगति होती है, उपज होती है, बढ़त होती है, वैसे ही विचार की संगत बढ़त साहित्य में भी होती है। आप देखें मुक्तिबोध के यहाँ ही, यद्यपि उनकी कविता को संगीत से जोड़ना थोड़ा कठिन है, उनका इतना बीहड़ स्थापत्य था, लेकिन एक अंतः संगीत उनकी कविता में है, जिस कविता में लयात्मकता भी है, एक संरचना गूंथी गई है जैसे कि संगीत में गूंथी जाती है। और स्वयं मुक्तिबोध के अलावा साहित्य विचार की हमारे यहाँ एक लंबी परंपरा आधुनिक काल में देखी जा सकती। कहा तो ये जा सकता है, और ये निरी गर्वोक्ति नहीं होगी, कि बिना विचार के हमारे समय में सजग नागरिक, सजग पाठक, सजग संवेदनशील साहित्यकार होना संभव ही नहीं। सिर्फ विचार से ऐसा होना संभव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ विचार से ही सब ये संभव हो जाएगा। अकेले विचार से नहीं होगा। और जब जब अकेले विचार से करने की कोशिश की जाती है, तरह तरह की विकृतियां आती हैं, विचार में भी आती हैं, आचरण में भी आती हैं। पर अगर हम ध्यान दें तो हिंदी में ही प्रसाद हमारे छायावाद के सबसे विचारवान, विचारशील कवि हैं। और कामायनी से दो पंक्तियां मैं उद्धृत करता हूं। देव न थे और ये हैं, देव न थे और ये हैं, सब परिवर्तन के पुतले। हाँ कि गर्व रथ में तुरंत सुरंग सा, जितना जो चाहे जुत ले। सब परिवर्तन के पुतले, लेकिन गर्व के रथ में जुतने के लिए तैयार अगर कोई है तो उसके सारे अवसर हैं। ये एक वैचारिक हस्तक्षेप है जो कविता कर रही। कामायनी एक महाकाव्य है। निराला ने अपनी प्रसिद्ध कविता राम की शक्ति पूजा में कहा है, शक्ति की करो मौलिक कल्पना। ये विचार उस कविता से निकल रहा है कि हमें शक्ति की एक मौलिक कल्पना करनी होगी, और ये हर समय करनी। शक्ति की जो पारंपरिक कल्पनाएं हैं, बल्कि हमारे समय में तो हम इस विद्रूप को देख ही रहे हैं कि शक्ति की जो पारंपरिक कल्पनाएं थी वो सब ध्वस्त हो चुकी, और अब हमको शक्ति की मौलिक कल्पना करनी। अज्ञे ने पश्चिम के समूह जन पर एक कविता लिखी, स्वातंत्र के नाम पर मारते हैं मरते हैं, क्योंकि स्वातंत्र से डरते हैं। शमशेर बहादुर सिंह ने कहा, शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा है। अब ये शब्द का परिष्कार स्वयं दिशा है। हमारे यहाँ हमारी परंपरा में भी और हमारी आधुनिकता में शब्द को एक महत्व मिला हुआ है, और शब्द का विचार से जो संबंध है उस पर भी रोशनी डालनी चाहिए। श्रीकांत वर्मा की प्रसिद्ध कविता है मगध से, कौशल अनेक दिनों तक टिक नहीं सकता, कौशल में विचारों की कमी।
यानी गणराज्य भी बिना विचार के टिक नहीं सकता। तो भला साहित्य कैसे टिकेगा और राजनीति कैसे टिकेगी? हमारे मित्र विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी एक कविता पंक्ति को ही अपने पहले कविता संग्रह का शीर्षक बनाया, जो संभवतः हिंदी में किसी भी पुस्तक का सबसे लंबा शीर्षक है। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर विचार की तरह। तो ये जो नया गरम कोट पहनकर जाना है, जैसे विचार को पहन लिया, इसमें जो एक विडंबना और व्यंग भाव है उसको अलक्षित नहीं करना चाहिए। तो विचार की जो स्थिति है उसको अगर थोड़ा आगे ले जाएं तो उसके कुछ फलितार्थ है, यानी साहित्य में जो विचार है उसके कुछ फलितार्थ भी। पहला ये, मैंने संभवतः अभी जिक्र भी किया थोड़ी देर पहले, कि साहित्य की जो सामुदायिकता है वो ऐसी है कि बहुलता में एकल का और बहुवचन में एक वचन का लोप नहीं होता, वो दोनों बचे रहते। ये साहित्य के विचार के जो फलितार्थ है उसका एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि खराब से खराब प्रतिकूल समय में भी मनुष्य बने रहना संभव है। गालिब ने तो कहा था कि आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना, पर साहित्य का जो फलितार्थ है, वैचारिक फलितार्थ, कि जो भी हालत हो, जितनी भी खून खराबी हो, हिंसा हो, नफरत हो, फिर भी आदमी बने रहना संभव है। ये साहित्य का भी उद्देश्य है। और हम देखें तो हमारे समाज में भी यही है कि सारे लोग दंगा फसादों के बावजूद अपनी मानवीयता, अपनी आदमियत को बचाए रख सके हैं। जब लाखों मजदूर अपने घर जाने को एक गलत निर्णय के कारण मजबूर हुए थे, तो उनकी मदद करने किसने, सारे लोग सामने आए। ये जो संभावना है मनुष्य बने रहने की, ऐसे लोग आए थे जिनकी खुद साधन कितने सीमित है, कितने सीमित थे। साहित्य का एक फलितार्थ ये भी है कि दुनिया, समय, समाज, व्यक्ति, आत्म, ये सभी इकहरे नहीं है। उनकी कई तहें, कई जटिलताएं, कई अंतर विरोध, कई विडंबनाएं हैं। और साहित्य एक तरह से इस बहुलता का उत्सव मनाता है। इस बहुलता को मनुष्यता के लिए एक अनिवार्य कारक तत्व मानता है। साहित्य अंततः और प्रथमतः भाषा में लिखा जाता है, और भाषा में लिखे जाने के कारण भाषा की संभावनाएं बढ़ाने, उसे वहां ले जाने की अथक कोशिश करता रहता है जहां वो पहले न गई हो। साहित्य अपनी लंबी परंपरा में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अन्याय, गुलामी, अत्याचार, भेदभाव, संकीर्णता, घृणा आदि का प्रतिरोध करता आया है। आप भक्ति साहित्य देखें, उसके बाद का साहित्य देखें, संस्कृत का भी श्रेष्ठ साहित्य देखें, तो ये स्पष्ट होगा कि जो जीवन के, मनुष्य के उदात्त जीवन मूल्य हैं,
उनका पक्षधर रहा है साहित्य। संस्कृति विपथगामी हुई है, जैसा कि मुझे लगता है कि हिंदी समाज में, हिंदी अंचलों में इस समय वहां की संस्कृति विपथगामी हो रही, वो गलत रास्ते पर जा रही, वो मनुष्य का साथ छोड़ रही। लेकिन साहित्य ने मनुष्य का साथ कभी नहीं छोड़ा और उसके साथ कभी विश्वासघात नहीं किया। ये नाज़ी जर्मनी में भी सही है, सोवियत संघ में भी अत्याचारों के वर्क सही है, और वर्तमान भारतीय संस्कृति की विपथगामिता के चलते भी सही है, क्योंकि साहित्य ने मनुष्यता, सच्चाई, साहस, प्रतिरोध, कल्पनाशीलता, विकल्प की खोज करने वाली मानसिकता का कभी साथ नहीं छोड़ा। ये उसका आप चाहें तो कहें कि ये उसकी अपनी मनुष्यता की अदम्य अपराधेयता है। जब सत्ताएं, धर्म, राजनीति, मीडिया लगातार झूठ फैला रहा है, गढ़ रहा है, तब साहित्य सत्याग्रह है। इस समय जो बहुत थोड़े लोग सच बोलने की हिम्मत या हिमाकत कर रहे हैं, उनमें लेखक हैं, सौभाग्य से लेखक हैं। और हिंदी के पक्ष में यही कहा जा सकता है कि हिंदी में भी लेखकों ने, ज्यादातर महत्वपूर्ण लेखकों ने, युवा लेखकों ने अपना पाला नहीं बदला है, और वो इस संस्कृति की विपथगामिता में शरीक नहीं है, झूठ और घृणा में शरीक नहीं है, और अपने अपने ढंग से अपने अपने साहित्य में सत्याग्रह कर रहे हैं। किसी भी तरह की सत्ता, चाहे फिर राज की हो, धर्म की हो, पूंजी की हो, साहित्य सविनय अवज्ञा करता रहा है। साहित्य का अपना स्वराज होता है, और वो स्वराज दूसरों की जमीन पर बेजा कब्जा करके नहीं स्थापित होता। वो दूसरों को शामिल करके होता है। वो स्वराज अपने लिए नहीं होता है। वो उसमें जो अन्यता है हमारे, और हमारा एक बड़ा भारी अस्तित्व परक चुनौती है, अन्यता, दूसरों का क्या करें। तो साहित्य ये सिखाता है कि दूसरों को आत्मसात करो, तो साथ लो, उनके साथ चलो। दूसरे क्या दूसरे भी मनुष्य हैं, और ऐसी मनुष्यता होनी चाहिए जिसमें हम तो हों ही, पर दूसरे भी हों। जब असहमति पर बंदिश लग रही, तरह तरह से सामाजिक बंदिश लगती है, कानूनी बंदिश लगती है, सरकारी बंदिश लगती है, और प्रश्न पूछने को जुर्म करार दिया जा रहा हो, जैसा कि दुर्भाग्य से इस समय भारतीय लोकतंत्र और समाज में हो रहा है, तब साहित्य हमें प्रश्नवाचकता, यानी अपनी प्रश्नशील आत्मा को सजग और जीवित रखना, और निर्भयता का पाठ सिखाता है। वो हमें निर्भय करता है, क्योंकि एक बड़ी परंपरा है जिसमें अंततः मनुष्य ही अपराजय सिद्ध होता है इन सारी शक्तियों के विरुद्ध। साहित्य प्रश्न पूछने का अधिकार कहां से पाता है? वो
क्यों, उसको किसने ये हक दे रखा है कि वो किसी से भी प्रश्न पूछे, धर्म से भी, राजनीति से भी, जिससे भी, उससे भी? इसलिए कि साहित्य स्वयं अपने से प्रश्न पूछता है, वो अपने को कटघरे में खड़ा करता है, वो अपने को प्रश्नों के घेरे में लाता है। इसलिए उसे ये हक मिलता है नैतिक कि वो दूसरों से भी प्रश्न पूछ सके। साहित्य अपने श्रेष्ठ सृजनात्मक और वैचारिक क्षणों में जो भारतीय परंपरा के उजले उदात्त मानवीय पक्ष हैं, उनका हमारे इस अभागे समय में पुनर्वास भी करता है। और दूसरी तरफ जब इस पूरी तरह से विस्मृति फैलाई जा रही, कहा तो ये जा रहा है, और ये हास्यास्पद और दयनीय है कि हमको स्वतंत्रता भीख में मिली। तो ऐसी सामाजिक ऐसे सामाजिक घटाटोप में साहित्य का काम है याद रखना, याद कराना और याद को बचाना। याद करना, याद दिलाना, याद को बचा कर रखना, ये बुनियादी तौर पर इस परिस्थिति में सिर्फ एक संवेदनात्मक काम नहीं है, ये एक वैचारिक हस्तक्षेप भी है। ठीक से अंदाज नहीं है कि कितना वक्त हो गया है, शायद हो गया है। मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर इसे आप एक विचार भी माने तो, कि प्रथमतः और अंततः साहित्य हमारी अपार मनुष्यता का सत्यापन है, और ऐसा करते हुए वो हमारी मनुष्यता में अंतःकरण के आयतन को विस्तृत करता है, हमारी निर्भयता को आगे बढ़ाता है, हमारी प्रश्नवाचकता को पुष्ट और निडर करता है, और हर हालत में मनुष्य के पक्ष में खड़े होने की हमारी दुस्साहसिकता को पोसता है। ये करते हुए साहित्य के सिलसिले में ये कहा जा सकता है कि वो उस विचार के बिना जैसे साहित्य संभव नहीं, जैसा मेरी नजर में साहित्य के विचार को भी व्यापक विचार में हिसाब में लेना चाहिए। साहित्य का विचार साहित्य तक ही महदूद न रह जाए, और अक्सर चूंकि हम जल्दी में होते हैं, अधीर होते हैं, हमें ध्यान से, संवेदनशीलता से, सजगता से पढ़ने की आदत और कम हो गई है, तो हो सकता है कि ये विचार हमसे छूट ही जाए। लेकिन जो लोग साहित्य से थोड़ी बहुत निस्बत रखते हैं, उनसे ये उम्मीद की जा सकती है कि वो साहित्य की वैचारिक सत्ता को और स्वतंत्र वैचारिक सत्ता को स्वीकार करेंगे। दूसरी तरफ ये तवक्को बनी रहना चाहिए कि साहित्य के विचार को, साहित्य से बाहर जो वैचारिक अनुशासन है, उनको भी जब तब
हिसाब में लेना चाहिए। साहित्य मनुष्य का पक्षधर विचार रखता है, और जाहिर है ऐसी सारी विचार या विचारधाराएं जो अपने आप को स्वायत्त और प्रभुत्वशाली मानती है, उनको कठिनाई होगी साहित्य के विचार को हिसाब में लेने में। और ये कठिनाई देर सबेर दूर होनी चाहिए। एक बार फिर हम लौटें मुक्तिबोध की तरफ। तो उनकी जिस अधूरी कविता के अंश से मैंने शुरुआत की थी, उसको एक बार फिर कहना चाहता हूं कि विचार आते हैं लिखते समय नहीं, पत्थर ढोते वक्त, पीठ पर उठाते वक्त, बोझ सांप मारते समय के पिछवाड़े, बच्चों की नेकर फटीचते वक्त, पत्थर पहाड़ बन जाते, नक्शे बनते हैं भौगोलिक, पीठ कच्छप बन जाते, समय पृथ्वी बन जाता है। समय को पृथ्वी में रूपांतरित करना, मैं विनम्रता पूर्वक ये कहना चाहता हूं, ये कवि के बस की ही बात थी और है कि वो समय मात्र को पृथ्वी में बदल दे, एक ठोस चीज में बजाय एक धारणा की। और ये करना निरी संवेदना से संभव नहीं है। ये विचार और संवेदना के सम्मिश्रण से, उसके आवयविक कायाकल्प से ही हो सकता है। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अशोक जी इस विस्तृत और इस गहन भाषण के लिए, वक्तव्य के लिए आपका बहुत आभार। अब हम यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनसे ये मंच जो है वो हम चर्चा और टिप्पणियों के लिए खोलते हैं, और कुछ प्रश्न पहले ही आए हुए हैं। हालांकि वो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं एक बार प्रश्न भी पढ़ देती हूँ, लेकिन अगर वो लोग अपने प्रश्नों में कुछ जोड़ना चाहें या कुछ टिप्पणी करना चाहें तो उनका बहुत स्वागत है। हमारे बीच में रूपरेखा जी हैं यहाँ पे, और रूपरेखा जी ने ये सवाल पूछा है, एक मिनट में पढ़ देती हूँ मैं। रूपरेखा जी का सवाल है, उनका सवाल है, यदि मैंने गलत नहीं सुना तो आपने कहा कि राजनीति में व्यक्ति का स्थान नहीं भीड़ का है। राजनीतिक लक्ष्य में शायद ऐसा होता है, वहां समाज की समूची संरचना और सत्ता संतुलन की बात है, लेकिन राजनीतिक वैचारिकी में डेमोक्रेसी की वैचारिकी तो मेरी समझ में अंततः व्यक्ति की लोकेशन और अधिकार स्थिति को ही केंद्र में रखती है। और उन्होंने एक छोटा प्रश्न आगे भी किया है कि क्या आप शब्द बुरा, गलत, मनुष्य विरोधी साहित्य को आत्मविरोधी मानेंगे? मैंने जब राजनीति में व्यक्ति के महत्व, व्यक्ति की कोई खास सत्ता न जिक्र किया था, तो वो सिर्फ एक विशेष संदर्भ में किया था जिसमें व्यक्ति का वो महत्व नहीं है, सामान्य व्यक्ति का, सामान्य समूहों का महत्व है, जातियों, संप्रदायों, धार्मिक समूहों का महत्व है, लेकिन व्यक्ति का महत्व नहीं है। पर दूसरी ओर व्यक्ति तो राजनीति में एक तो इस समय तो एक ही व्यक्ति राजनीति में सबसे प्रबल माना जा रहा है, और उसी की धारणाएं जो है सब पर लादी जा रही हैं। तो उस अर्थ में मैंने नहीं कहा था, जिस अर्थ में मैंने कहा था वो मैंने स्पष्ट किया। दूसरा प्रश्न, दूसरा अंश मैंने सुन पाया क्या? जी मैं बता रही हूँ। दूसरा अंश एक छोटा सा प्रश्न है, रूपरेखा जी कहिए कि क्या आप शब्द
बुरा, गलत, मनुष्य विरोधी साहित्य को आत्म विरोधी मानेंगे? आप चाहें तो कह सकती हैं। साहित्य का इस्तेमाल घृणा फैलाने के लिए, जिस साहित्य का इस्तेमाल किया जाता है या भेदभाव फैलाने के लिए, वो अक्सर बहुत ही घटिया साहित्य होता है। यानी मैं ऐसे किसी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृति को नहीं जानता जो घृणा फैलाती हो या जो भेदभाव को उकसाती हो। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये आत्म विरोधी के बजाय वो साहित्य विरोधी काम है। वो साहित्य से बाहर जाकर कुछ करना है, क्योंकि साहित्य की अपनी जो, उसका जो अपना वैचारिक और नैतिक भूगोल है, उसके अंदर ऐसा करना उचित या वांछनीय नहीं है। हेलो, मैं क्या कुछ कह सकती हूँ? जी बिल्कुल। गोपन जी, अशोक जी, मेरा मतलब ये है हाँ। कि हम भी इंसान हैं और इस समय जो हुक्मरान है वो भी इंसान है। हम उनको इंसान कहने से मना नहीं करेंगे, हालांकि जो तो नहीं होता है, मन नहीं होता है, फिर भी शायद बायोलॉजिकली उनको इंसान कहना पड़ेगा। तो अच्छे और बुरे इंसान समाज के लिए उपयोगी और समाज को नष्ट करने वाले, ये तो कह सकते हैं। उसी तरह से मुझे लगता है साहित्य के बारे में कहना होगा कि बुरा साहित्य और अच्छा साहित्य, घटिया साहित्य, उत्कृष्ट साहित्य, ये शब्द अगर इस्तेमाल करने को हम तैयार हैं तो शायद उतनी उदात्त परिभाषा साहित्य मात्र की देने में फिलोसॉफिकली मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत उदात्तता हम साहित्य से अपेक्षा करते हैं उसकी, और वो सही है, हम भी करते हैं, लेकिन परिभाषा के रूप में थोड़ा सा मैं जानना चाह रही हूँ। ठीक है, आप आपकी राय ठीक है, मैं उस पर विशेष आपत्ति नहीं करता। मैं तो अब इतने 60 वर्षों से साहित्य में हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी, तो मुझे तो साहित्य से जो श्रेष्ठ है, जो नैतिक है, जो मानवीय है, जो उदात्त है, उसी की आकांक्षा है, और मैं उसी पैमाने पर चीजों को देखने को तैयार हूँ। जी, वो मैं भी यही अपेक्षा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रश्न के जवाब का, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, शुक्रिया रूपरेखा जी प्रश्न पूछने के लिए भी। अब मैं अपने वरिष्ठ साथी, एनएसआई के वरिष्ठ साथी और सीनियर डॉक्टर रवि सिन्हा को बुलाऊंगी कि वो कुछ अगर इस पे अभी के अशोक जी के वक्तव्य पे कुछ टिप्पणी करना चाहें या कुछ उनके प्रश्न हो तो उनका स्वागत है। धन्यवाद रूपाली, और बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी हम लोगों का निमंत्रण स्वीकार करने के लिए और इतना सारगर्भित वक्तव्य देने के लिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके 7 प्रस्ताव चर्चा का विषय आगे भी बनेंगे। मेरी जिज्ञासा कुछ प्रारंभिक किस्म की हो सकती है या बुनियादी भी कोई कह सकता है कि अगर आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, साहित्य, विचार और ज्ञान, और ज्यादातर मुझे ऐसा लगा कि साहित्य के विचार को प्रायः स्वयं सिद्ध मानकर आप चले। मेरी जिज्ञासा ये है कि अगर अलग अलग देखा जाए तो साहित्य का स्रोत और उसका इलाका अलग से परिभाषित हो, विचार का स्रोत और उसका इलाका अलग से परिभाषित हो, ज्ञान का स्रोत और उसका इलाका अलग से परिभाषित हो, तो फिर ओवरलैपिंग एरियाज की बात की जा सकती है, साहित्य के विचार की बात की जा सकती है, या विचार के ज्ञान के विचार की बात की जा सकती है, वगैरह वगैरह। तो मैं विचारधारा की बात नहीं कर रहा, मैं अभी ज्यादा कंट्रोवर्शियल, ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे नहीं जा रहा, विचारधारा समाज और साहित्य के संबंधों पर। मैं एक विद्यार्थी की तरह परिभाषाओं के स्तर पर मैं ये जानना चाहूंगा
कि मेरी अभिव्यक्ति कब साहित्य हो जाएगी, कब विचार हो जाएगी और कब वो ज्ञान हो जाएगी। और साहित्य में जिस विचार की आप बात कर रहे हैं उसका स्रोत सर्जक है या व्यापक यथार्थ है या समाज है। जिस रागात्मक विचार की बात आपने की है और उन्होंने रागात्मक ज्ञान की बात की है, तो जो रागात्मकता से साहित्य परिभाषित हो रहा है इतना सुनाई देता है, तो क्या केवल रागात्मकता विचार में रागात्मकता जोड़ देने से वो साहित्य बन जाएगा? तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने उलझे हुए प्रश्न में मैं क्या सुनना चाहता हूं आपसे वो कुछ हद तक संप्रेषित कर पाया हूं। अगर आप इस पर कुछ कहें तो। आपने थोड़ा उलझन वाले सवाल पूछे। एक तो ये है कि परिभाषा एक बड़ी बंदिश होती है, क्योंकि ऐसी कोई परिभाषा करना बड़ा कठिन है जो आपने 3 इलाके बताए, यानी साहित्य और विचार और ज्ञान, इनके अलग अलग जो इलाके हैं, ये तीनों इलाके भाषा का प्रयोग करते हैं। ज्ञान में भाषा के अलावा और भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, विचार में लेकिन भाषा का इस्तेमाल होता ही है और साहित्य तो होता ही है। तो ये 3 इलाके तो कहीं ना कहीं तो वो ओवरलैप करेंगे ही, क्योंकि वो तीनों भाषा की संरचनाएं हैं, भाषा में ही संभव होती है। भाषा के बिना ज्ञान भी संभव नहीं है, भाषा के बिना विचार भी संभव नहीं है और भाषा के बिना साहित्य भी संभव नहीं है। हम लोग जो साहित्य वाले हैं वो समझते हैं कि भाषा पर सबसे अधिक अधिकार साहित्य का ही है, लेकिन विचारशील लोग कहेंगे विचार का है और लोग कहेंगे कि ज्ञान का क्यों नहीं है वगैरह। तो ये तो एक बात थी। आपकी अभिव्यक्ति कब एक तो रागात्मकता और विचार का कोई यांत्रिक, अगर आप इधर से थोड़ा विचार उठाया उधर से थोड़ा राग उठाया और दोनों को मिला दिया, तो इससे कोई सृजन नहीं होने वाला है। मैंने जो बार बार इसका संभवतः मैं अपनी बात स्पष्ट नहीं कर पाया होऊंगा कि साहित्य में विचार आता ही रागात्मक प्रक्रिया से। उपन्यास में कोई चरित्र होते हैं, उनका व्यवहार होता है, कविता में शब्द होते हैं, बिंब होते हैं, उनका आपसी व्यवहार होता है और उसमें से कुछ यकायक ऐसा निकल आता है जो जिसको आप कहें कि ये विचार है। लेकिन सिर्फ यही विचार नहीं है जो साहित्य में होता है। मैंने जो फलितार्थ गिनाए, मतलब साहित्य मात्र के कुछ वैचारिक फलितार्थ हैं, उनमें से कुछ मैंने कहने की कोशिश की। तो इसलिए ये तो आप ही को तय करना होगा, कोई और तय नहीं करेगा। और विचार या भाषा, देखिए भाषा लेखक नहीं बनाता, भाषा तो पहले से बनी हुई है। भाषा एक सामाजिक संपदा है, लेकिन समाज साहित्य नहीं लिखता, लिखते तो व्यक्ति ही है। समाज नहीं कहता किसी से जाकर कि भाई तुम उपन्यास लिखो या कविता लिखो, ये निर्णय तो कोई व्यक्ति ही लेता है और फिर एक सामाजिक संपदा का उपयोग करता है अपनी अभिव्यक्ति के लिए। उस उपयोग में वो भाषा को तरह तरह से बरतता है और बदलता है। बड़ा लेखक वो है जो भाषा को इतना बदल दे कि उसके बाद फिर उस भाषा के अलावा दूसरी भाषा में या पिछली भाषा में जाना संभव ही ना हो। तो ये सब गुत्थियां आती रहती हैं। विचार में भी हो सकता है कि एक तरह का विचार आज हो और उसके पहले भी विचार हुआ है। हमारे यहाँ तो पूरी पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष इत्यादि पर बड़ी बहस हुई है इत्यादि। तो ओवरलैप तो होगा। ओवरलैप से मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बावजूद इसके कि बहुत सारी समानताएं खोजी जा सकती हैं इन तीनों भाषा के रूपों के बीच,
इनकी अपनी जो स्वतंत्रता है, इनकी अपनी जो स्वायत्तता है, उसको भी स्वीकार करना चाहिए। साहित्यकार को ज्ञानी होने का दम्भ नहीं होता, या होना नहीं चाहिए, अगर होता है किसी को तो ये उसकी समस्या है। और विचारक होने का भी, जैसे मुझे बड़ा इसमें संकोच था कि मेरा जो पोस्टर बना उसमें मुझे विचारक कहा गया। मैं विचारक कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने विचार जितना आप करते हो उतना मैं भी करता हूँ, तो आप भी विचारक हुए, हम भी विचारक हुए, तो आपस में परस्पर प्रशंसा मंडल हो गया। लेकिन मैं विचारक इत्यादि, मैं तो सिर्फ साहित्य से ही जो विचार निकलता है उसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ। जी। कुछ और प्रश्न आए? आलोक जी, आपने प्रश्न लिखा है, क्या आप खुद को बोलना चाहेंगे क्या? हाँ जी, धन्यवाद रूपाली जी। ये विचार का महत्व तो बता रहा है साहित्य में, लेकिन साहित्य की अगर हम स्वतंत्र विचार की सत्ता अगर साहित्य में स्वतंत्र है और वो इतनी सर्वोपरि है, तो अशोक जी ये साहित्य में इतने वैचारिक खेमे क्यों हैं? इवन एक ही विचारधारा को लेकर, मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर भी कई खेमे नजर आते हैं। तो फिर विचारधारा और साहित्य का संबंध आप कैसे देखते हैं, ये बताना आपके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। मुझे लगता है आप इस पे भी कुछ रोशनी जरूर डालें। देखिए, अव्वल तो मैं ये कहूं कि विचारधारा का प्रश्न बहुत उलझा हुआ प्रश्न है। इस अर्थ में उलझा हुआ प्रश्न है कि विचारधारा अक्सर साहित्य से बाहर के विचार की धारा है, और साहित्य से ये अपेक्षा होती है या उसमें ये प्रयत्न होता है कि वो विचारधारा के अनुकूल या अनुरूप साहित्यिक आचरण करें। विचारधाराओं से प्रभावित बहुत सारे बड़े कवि या साहित्यकार हुए, हिंदी में भी हुए हैं, बाहर भी। मेरी अपनी ये समझ है कि विचारधारा में बंदी जो साहित्यकार होते हैं वो बड़े नहीं हो पाते। बड़े वही हो पाते हैं जो विचारधारा में रहते हुए भी उसका सर्जनात्मक और जरूरी हो तो वैचारिक अतिक्रमण करते हैं। मेरे हिसाब से मुक्तिकोद भी इसका उदाहरण है, शेर बहादुर सिंह भी इसका उदाहरण है, इत्यादि। साहित्य में जो विचार पैदा होते हैं अक्सर वो विचारधारा में जिन विचारों को गूथा गया होता है उनसे अलग होते, हो सकता है उनके विपरीत भी जाते। इसलिए विचारधाराओं से जो तनाव होता है, एक लेखक का भी अपनी विचारधारा से जो तनाव होता है, वो तनाव इसी कारण होता है क्योंकि वो शायद ऐसा कोई विचार जन्म लेता है या ऐसा कोई विचार समझ में आता है। मैं समझता हूं कि विचार को विचारधारा की जकड़बंदी से मुक्त देख सकना चाहिए हमको। सारे विचार विचारधाराओं में नहीं बदलते, न बदले जाना चाहिए, चाहे वो विचार के क्षेत्र के विचार हो और चाहे वो कहीं अन्यत्र विकसित विचार। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे अनुशासन जिनके बारे में हम सोचते हुए ये नहीं कभी ख्याल में लेते कि या हिसाब में लेते कि उनमें विचार भी है। हमारे मित्र मुकुंद लाट ने एक पूरी पुस्तक लिखी है, संगीत और चिंतन, यानी संगीत में, शास्त्रीय संगीत में बाकायदा विचार की स्थिति होती है, विचार किया जाता है, चिंतन होता है। तो जब संगीत में विचार और चिंतन हो सकता है तो साहित्य में क्यों नहीं होगा, और अन्य कलाओं में क्यों नहीं होगा? तो ये जो विचारधारा बनने की प्रक्रिया है विचार के, मेरे हिसाब से वो अक्सर उस विचार के नष्ट होने या विचार के सृजनात्मक क्षमता के क्षय होने की शुरुआत।
ये मेरी राय है, आप उससे सहमत हो ये जरूरी नहीं, पर साहित्य के विचार को विचारधारा के विचार से और जो दूसरे विचार हैं जो भले विचारधारा न बने हो उनसे, और अभी जो हमारे मित्र ने कहा ज्ञान के और क्षेत्रों में जो विचार आते हैं उनसे अलग देख सकना चाहिए, यही मेरा आग्रह है। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। जी मैं अगला सवाल रखने से पहले रूपरेखा जी ने एक लाइन लिखी है जो मैं पढ़ देना चाहती हूँ कि रूपाली जी आखिर में वाजपेयी जी को मेरी ये भावना बता दें कि उनका भाषण बहुत विचारशील और मन छूने वाला लगा। अगले प्रश्न पे आते हैं हम। नरेश जी हैं यहाँ पे, उनका सवाल है आपने लगभग शुरुआत में कहा कि साहित्य का विचार अपनी सृजनात्मक प्रक्रियाओं से उपजता है, लेकिन अगर साहित्य मानवीय कार्य व्यापार का अंग है तो फिर उसे जीवन की बृहत्तर प्रक्रियाओं से कैसे अलगाया जा सकता है? फिर से मुझे ठीक से समझ में नहीं आया। जी मैं एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। आपने लगभग शुरुआत में कहा कि साहित्य का विचार अपनी सृजनात्मक प्रक्रियाओं से उपजता है, लेकिन अगर साहित्य मानवीय कार्य व्यापार का अंग है तो फिर उसे जीवन की बृहत्तर प्रक्रियाओं से कैसे अलगाया जा सकता है? तो साहित्य की सृजनात्मक प्रक्रिया इन जीवन की दूसरी प्रक्रियाओं से बेमेल तो मैंने नहीं कहा, एक बात। दूसरी बात ये कि आखिर जब आप कोई काम करते हैं, मतलब लिखते हैं या सोचते हैं या नाचते हैं या घूमने जाते हैं, ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जिनको करते हुए आप जरूरी तौर पर जितनी जीवन की दूसरी प्रक्रियाएं हैं उनका दबाव भी सब पर पड़ता ही है। इसलिए विचार को पर साहित्य के विचार पर आग्रह करने और ये कहना कि उसकी सृजनात्मक प्रक्रिया में ही जो विचार उपजते हैं वो साहित्य विचार कहलाने के योग्य हैं, इस सृजनात्मक प्रक्रिया को जीवन की दूसरी प्रक्रियाओं से अलग करने का तो कोई यत्न नहीं है। ये तो सिर्फ उसको अलग देखने का यत्न। देखिए, आप किसी चीज को अलगा के देखते हैं लेकिन उसको अलग नहीं कर देते। मैंने तो ये कहा ही है कि और जो बहुत सारे विचार हैं उनसे साहित्य का, जीवन के जो दूसरे पक्ष हैं साहित्य का, उनसे कुछ ना कुछ तो लेना देना होगा ही, उसकी निस्बत होगी उनसे वो नोक-झोंक करे, उनको अपने अनुकूल माने प्रतिकूल माने, जो भी करे, उनसे संवाद करे। बिना इसके तो साहित्य संभव ही नहीं है। साहित्य बुनियादी तौर पर एक संवाद है। जी हमारे बीच में है भार्गव, हमारे आंध्रा से, हैदराबाद से हमारे साथी जुड़े हैं। भार्गव, मैं चाहूंगी कि आप कुछ कमेंट या कुछ प्रश्न या कुछ बोलना चाहेंगे। Thank you, Rupali ji. Good evening, sir. It was a very, very thought-provoking presentation. Thank you very much for that. And my question is also mostly in the category of curiosity to understand literature. What I wanted to ask, some of the issues you have already dealt with while answering other questions. So one small doubt remained in me is that I agree with you that literature is very much part of all the other social activities or other social thought processes that are going on in the society. So there will be interaction between literary thinking and other kinds of thinking, and there will be mutual taking and giving among them. But I just wanted to know what impact the advent of modernity made on literature, and if literature has its own history of developing ideas or expressing ideas in through its own medium,
is literature, should we try to understand that the main purpose of the literature is to develop sensibilities in the individual, or the sensibilities aspect of individual is more of a concern of literature rather than making obvious or overt social critique or other kinds of critique? Apart from that, maybe literature may also have those aspects, but is social literature is more of developing sensibility side of the individual? Well, I don't know, most writers would admit that easily and readily that what they write has social implications, may have even social consequences. Not necessarily everybody is writing to sharpen or deepen or arouse sensibilities. That is an offshoot. That is the part of the impact that literature makes. One. Two, I think we can easily write an intellectual history of literature. In the West, several such histories have emerged about French or English or Polish and other kinds of German literature, where the thought content that has come through tradition, through various masterly works and things like that. Sometimes one may not be, one need not have a masterly work to discuss. I mean, there are all kinds of other things happening in literature. It is not created only by great writers who have done monumental work. Literature is also produced by all kinds of people, and there is a substrum of writing, and it may represent a certain level of intellectual apprehension of reality or intellectual analysis, etc. So I think it is possible to write an intellectual history which will be different from an intellectual history all by itself. That is, if you write an intellectual history of ideas, you can write an intellectual history of some other aspect, but you can certainly write an intellectual history of literature. When I was Vice Chancellor of a university, I had tried to say that people keep on saying that such and such work they see a social movement, whether it is freedom movement or Bhudan movement or Nakshal movement, and then see literature vis-a-vis this and say this is how society is. And forget about all this. Just take literature, analyze what kind of a society emerges out of literature. Can we write a history of the kind of society that has been envisaged in literature, independent of what other, and obviously when you're writing this, you'll be taking into account other accounts. You'll be taking into account other accounts of society that are available in sociology, in politics or economics or whatever, but you're concentrating largely on what happened to be the picture or the narrative, the social narrative in literature itself. That it is influenced by this, that, and the other is, of course, obvious. But now those kinds of things have not been done. Unfortunately, there were no takers for this project. I couldn't find. Somebody applied, and 2 or 3 persons I interviewed, but they were not worth it. I mean, they couldn't have done justice to it. So I gave up the project. By the time my vice chancellorship was over, the project was over. Yes. Okay. Thank you, sir. ओके, वाजपेयी जी, एक और इंटरेस्टिंग सवाल है जो मैं पढ़ देती हूँ। पद्मा जी हैं यहाँ पे। पद्मा जी, आप पढ़ना चाहेंगी क्या? आपको बोलना चाहेंगी? मेरा माइक थोड़ा गड़बड़ है, आप मेरा सवाल पढ़ दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा।
तो इन्होंने पहले वाक्य में तो लिखा है, इनका सवाल है ये, साहित्य ने औरत के जीवन की वेदना हर रंग में लिखी, नारीवाद की वैचारिकी और साहित्य की वैचारिकी में क्या अंतर संबंध है? वही अंतर संबंध है जो किसी भी विचारधारा और साहित्य में है। इस पर हमने थोड़ी बहुत बात पहले ही की है। नारीवाद भी एक विचारधारा है और विचारधारा से साहित्य का जो संबंध होता है वो हमेशा थोड़ा कठिन और संबंध होता है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी स्वीकार करनी चाहिए कि इस समय कम से कम हिंदी में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियां बोल रही। ये न सिर्फ हमारे लोकतंत्र का विस्तार है, ये साहित्य के अपने लोकतंत्र का भी विस्तार, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में पहली बार हमने अभी हाल ही में, कल उसका लोकार्पण होगा, इसी कविता का एक संचयन करवाया है जिसमें 30-40 कवित्रियां हैं, बिल्कुल युवा कवित्रियां हैं। तो नारीवाद से अलग यानी साहित्य में जिस आप कह सकते हैं कि अभी तक के साहित्य में प्रायः ये लोकतांत्रिक न्यूनता थी कि उसमें स्त्री कम बोल रही थी। अब उस न्यूनता को पाटने की और साहित्य को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की ओर बहुत महत्वपूर्ण उद्यम हो रहा है, और ये स्वयं स्त्रियों द्वारा हो रहा है। उनको उनकी जगह देर से सही मिल रही है, और ये साहित्य के लिए बहुत शुभ है, साहित्य के लोकतंत्र के लिए बहुत हितकर। अभी फिलहाल चैट बॉक्स में तो कोई सवाल नहीं है, और मैं फेसबुक पे देख नहीं पा रही हूँ। हो सकता है कि फेसबुक पे कोई सवाल हो। हाँ प्लीज प्लीज। मैं दूसरी जिज्ञासा प्रकट करने की धृष्टता करूं अशोक साहब। पहले विचार की बात की आपने और प्रश्नोत्तरी में भी विचार की बात आई। मैं इस बार डेविल्स एडवोकेट होकर के विचारधारा को थोड़ा ले आना चाहूंगा। मैं विचार और विचारधारा में अंतर करते हुए, प्रायः विचारधाराएं बदनाम हुई हैं अपने अनुयायियों के चलते, अन्यथा विचारधारा अपने आप में उतनी आलोचना का विषय नहीं हो सकती जितना अब विचारधारा के अनुयायियों ने उसे बना दिया। मेरी जिज्ञासा कुछ इस प्रकार है, और वो मैं डेविल्स एडवोकेट के रूप में रखूंगा कि विचारधारा का जो दार्शनिक हिस्सा है, जैसे अगर मार्क्सवाद लिया जाए तो मार्क्सवाद को राजनैतिक प्रसंग में और रोज बरोज की राजनैतिक लड़ाइयों के बीच उसे चीजों से, दुनिया से, राजनीति से है, और उसमें बहुत से जंजाल आते हैं। समझता मार्क्सवाद का अंतिम उद्देश्य जो था वो व्यक्ति का फ्रीडम था। वो उन्होंने लिखा भी है कैपिटल जैसे वरिष्ठ ग्रंथ में भी उन्होंने ये लिखा है कि अंतिम उद्देश्य जो है वो व्यक्ति का फ्रीडम है, इंडिविजुअल का फ्रीडम है। अब अगर दार्शनिक स्तर पर लिया जाए तो किसी विचार और विचार, किसी एक दिए हुए विचारधारा को छोड़ भी दें, जनरल विचारधारा के दार्शनिक पटल की बात करें तो मैं यदि कहूं कि दार्शनिक जो है वो व्यक्ति की उत्पत्ति कहां से होती है, अंतःकरण कहां से आता है, व्यक्ति के अस्तित्व के जो 3 लेयर्स हैं या 3 रेखाएं हैं, कुदरत की रेखा का एक्सिस, समाज का एक्सिस और व्यक्ति के अपने इतिहास का एक्सिस,
उन तीनों के कटने से जो बिंदु बनता है वो यूनिक व्यक्ति का स्रोत होता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर दार्शनिक के रूप में बोले तो वह अपने अंतःकरण के स्रोत के प्रति सचेत है या जिज्ञासु है। वो सोचता है कि मैं कहां से आया, लेकिन उस अंतःकरण से भावना, संवेदना, इमोशंस नेचुरली फ्लो करती हैं और साहित्यकार उनको पकड़ता है, उनको भाषा देता है, अपने अंतःकरण को भाषा देता है। तो यदि मैं ये कहूं कि दार्शनिक जो है वो सचेत अंतःकरण है और साहित्यकार जो है वो ऑटोमेटॉन अंतःकरण है, अंदर से जो आता है उसको प्रकट करता है, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपको उकसाने के लिए ये बात कह रहा हूं। दार्शनिक सचेत है, साहित्यकार उतना सचेत नहीं है। अगर मैं ये कहूं तो आप क्या कहेंगे? अव्वल तो दार्शनिक लेखकों से जरूरी तौर पर अधिक सचेत होते हैं, ये मानने का मैं कोई आधार नहीं देखता। ऐसे दार्शनिक हुए हैं जो अपने समय में उनके दर्शन के साथ जो हो रहा था उसके प्रति भी अचेत थे, और ऐसे साहित्यकार भी हुए हैं जो कठिन से कठिन समय में भी दार्शनिकों से अधिक सचेत थे। एक बात। दूसरी बात यह है कि विचारधाराओं की दिक्कत यह है कि उनको उनके प्रतिफलों से अलग नहीं किया जा सकता। साहित्यिक विचार की खूबी ये है, आप कहें उसको ये सुविधा मिली हुई है कि उसके प्रतिफल ऐसे भयानक नहीं हो सकते। अगर होते भी हैं तो कम से कम उसका खमियाजा उसको नहीं भुगतना पड़ता, उसका दंड उसको नहीं मिलता, साहित्य को नहीं मिलता, लेकिन विचारधाराओं को मिलता है। एक बात। दूसरी बात, जब कोई विचारधारा किसी रूप में व्यवहार में, सामाजिक जीवन में, राजनीति में इत्यादि इत्यादि में विकृत होती है और विद्रूप बन जाती है, तो मैं समझता हूं कि इसका सारा श्रेय उसके अनुयायियों भर को नहीं दिया जा सकता। हमको इस पर भी सोचना चाहिए कि क्या इस विचारधारा में ऐसा कोई तत्व है जो इस तरह की विकृति में प्रतिफलित हुआ। जैसे इस समय हिंदुत्व को लेकर हम लोग परेशान हैं। वो कह रहा है कि ये हिंदू धर्म का एक, अब आप अगर धर्म चिंतन जो है, भारत हिंदुओं का ही धर्म चिंतन जो है, उसको देखेंगे तो उसमें ऐसा शायद ही कुछ मिले जो हिंदुत्व को में जो हो रहा है उसका औचित्य प्रतिपादित कर सके या उसको उचित बता सके। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदू धर्म में ही कहीं कुछ है, उसके सवर्ण व्यवस्था में, उसी वर्ण व्यवस्था में, उसकी, जिससे ये विकृति हिंदुत्व नाम की पैदा हो सकती। यानी अगर धर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि वो अपने ही विकृति या विद्रूप को बाधित कर सके, आखिर ऐसा क्यों है कि इस समय जो हिंदू धर्म के नाम पर हिंदुत्व कर रहा है उसका विरोध करने कोई धर्म नेता सामने नहीं आया। किसी शंकराचार्य ने कोई वक्तव्य नहीं दिया ये धर्म सम्मत नहीं है। तो कहीं ना कहीं यानी एक गड्ढमड्ढ पैदा होता है, और वो विचारधारात्मक समय जो था 20वीं शताब्दी का अधिकतम पूर्वार्ध विचारधाराओं के बहुत आतंक और प्रभुत्व का समय था, उससे अगर आप नतीजे निकालें तो ये भी है कि विचारधारा की जो विकृतियां, मसलन मार्क्सवादी विचारधारा की जो विकृतियां सोवियत संघ में हुई, वो विकृतियां पोलैंड में या हंगरी में या चेकोस्लोवाकिया में नहीं हुई। यानी वही व्यवस्था वहां भी थी, लेकिन वहां एक तरह की मतलब उसने एक ऐसा साहित्य पैदा किया जो सोवियत संघ के डिसिडेंट साहित्य से मिलता जुलता था, लेकिन
मुख्य साहित्य, जबकि वहां तो डिसिडेंट दबाए हुए थे। तो ये सब जो बारीकियां हैं कि एक विचारधारा जब स्वयं सत्ताधारी होती है तो वो क्या करती है, और एक विचारधारा जो किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपने को विकसित करती है, इन दोनों के फलितार्थों में, इनके प्रतिफलों में अंतर है। ये अंतर मेरे हिसाब से, ये अंतर बहुत मार्क्सवादी विचारधारा में जो भी बारीकियां आई, सूक्ष्मताएं आई, बढ़त हुई, विस्तार हुआ, वो सोवियत संघ में नहीं हुआ, वो यूरोप में हुआ, अमेरिका में हुआ। इस समय मार्क्सवाद के सबसे बड़े अध्येता और सबसे बड़े बुद्धिजीवी और विशेषज्ञ जो उसकी बढ़त भी कर रहे हैं वो अमेरिका में, जहाँ के उसकी कोई जगह राजनीतिक जीवन में तो बनी नहीं। तो कहाँ है और कैसे होगा, इसलिए विचारधारा मात्र को खारिज करना ठीक नहीं है, लेकिन उसने क्या कहा, कहाँ क्या किया और कैसे किया, इसको देखना जरूरी है। क्योंकि विचारधाराएं अपवर्जन पर आधारित है अपने व्यवहार में। ये हमारे लोग हैं, ये दूसरे लोग, इनको मत पढ़ो, ये प्रतिक्रियावादी है, ये सब आप, मुझे मालूम नहीं कि आप लेखक हैं कि नहीं हैं, लेकिन अगर नहीं है तो आप हिंदी लेखक की व्यथा को नहीं समझ सकते। हमने 40 साल इसमें गुजारे हैं इस आरोप का खंडन करने में कि हम मनुष्य विरोधी, समाज विरोधी नहीं हैं, यद्यपि हम आपसे असहमत हैं, लेकिन हम स्वतंत्रता, न्याय और समता में विश्वास करते हैं। तो मतलब ये एक बिना राजनीतिक सत्ता हासिल किए एक सांस्कृतिक सत्ता भी हासिल हो सकती है, और वो अपवर्जन पर आधारित होगी, ये विचारधाराओं ने करके दिखाया। आज मार्क्सवाद की विचारधारा से अपनी आस्था रखने वाले हिंदी में ही कम से कम 3 संगठन अलग अलग, वही एक साथ नहीं आ सकते। तो बहरहाल, लेकिन व्यापक तौर पर ये फिर भी कहा जा सकता है कि इस समय ऐसा है, एक वैचारिक सहकार बनना चाहिए, अपने अपने मतभेदों को और अपने वैचारिक मतभेदों को बरकरार रखते हुए, क्योंकि हमारे सामने जो संकट है वो सभ्यता का संकट, वो सिर्फ ये संकट नहीं है कि जसरा है कि कहाँ चला जाएगा, ये क्या होगा इसको, वो भर संकट नहीं है इतना सारा, वो बड़ा, जहाँ सारे जो अनुशासन है, चाहे धर्म हो, चाहे मीडिया हो, चाहे राजनीति हो, चाहे संसद हो, चाहे न्यायालय हो, ये सब जब एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते नजर आ रहे हैं, तो ये सभ्यता का संकट है। और हिंदी अंचल में तो ये संकट बहुत ही भारी है। उसकी पहले से चली आ रही वैचारिक विपन्नता ने इस संकट को और गहरा कर दिया। इसलिए एक वैचारिक सहकार की जरूरत है, एक ऐसे उद्यम की जरूरत है, और सौभाग्य से इसके कुछ लक्षण नजर आते हैं। यानी हम जैसे लोग, जिनको हमारे प्रगतिशील और जनवादी मित्र पिछले 40 वर्षों से कलावादी कह रहे हैं, हम इस निजाम के विरुद्ध खड्गहस्त सबसे पहले हुए। ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, मतलब मैं अपनी ओर से नहीं जोड़ रहा हूँ, मुझे कोई अपनी आत्मप्रशंसा के भाव से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये तथ्य है। तो इस आधार पर एक वैचारिक सहकार बनता है, जो मेरे हिसाब से बन रहा है। ये समय संकीर्णता से संकीर्ण होकर लड़ने का नहीं होगा, ये समय संकीर्णता और धर्मांतता, जैसे मेरे हिसाब से, मैं गलत, मुझे लगता है कि जो हिंदी अंचल में धर्मांतता पैदा हुई, उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि हमने मनुष्य के आध्यात्मिक आयाम की अपने साहित्य में अवज्ञा की। हमने उसको प्रतिक्रियावादी माना कि हम तो धर्मनिरपेक्ष,
समाज धर्मनिरपेक्ष नहीं होता, राज्य धर्मनिरपेक्ष हो सकता है। समाज में तो लोग, धर्म एक सामाजिक संस्था है, तो खड़ी है मंदिर और मस्जिद के, तो भौतिक रूप से खड़े हैं, आपके अगल बगल हैं, तो उनकी आपने जो अपेक्षा की और मनुष्य की जो एक स्वाभाविक आध्यात्मिक आकांक्षा है विराट से जुड़ने की, उस विराट की कल्पना, व्यक्ति की मुक्ति में भी एक विराट कल्पना है, और मोक्ष में भी एक विराट कल्पना है, निर्वाण में भी एक विराट कल्पना, इत्यादि इत्यादि। तो उसकी पूरी तरह से अवज्ञा कर हमने एक ऐसा मध्य वर्ग पैदा कर दिया है जो अवधर्मांग है और जो सांप्रदायिक है। यानी इस समय भारत का एक मध्य वर्ग जो सबसे अधिक सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़ा, विपन्न और अपने विचार में संकीर्ण, धर्मांध और सांप्रदायिक है, वो हिंदी का मध्य वर्ग। ये तो हिंदी का मध्य वर्ग इस कदर मतलब वो है कि वो तो हिंदी की अपनी परंपरा से अलग हो चुका है। मातृभाषा से इतना कम लगाव किसी और मध्य वर्ग में नहीं है भारत के जितना हिंदी में। तो ये तो सभ्यता का संकट है। चलिए, बहुत देर हो गई, आप लोग समझता। रूपाली जी, क्या एक छोटा सा सवाल अशोक जी मैं कर सकता हूँ? बहुत छोटा सा। आपने एक बात कही और मुझे लगता है वो सारे विचारों के और विचारधाराओं के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण लगती है आज, कि आज विचार के स्थान पर चीजों का बहुत महत्व हो गया है। हाँ जी। तो इस संदर्भ में आप ये स्वायत्त संस्कृति का विचार या विचारधाराओं का विचार, या इन दोनों की जो भविष्य में जो इनकी क्षमता है, इसके बारे में क्या कहना चाहें? देखिए, ये असल में चीजों के बहुतायत, यानी चीजों की बहुतायत की जो वृत्ति है, ये फैली है पूंजीवादी, नव पूंजीवादी कॉर्पोरेट व्यवस्था के अंतर्गत। लोगों को चीजों का गुलाम बनाया, हर तरह की चीज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, विज्ञापन और ये सब इसने कर दिया। इस सब को प्रश्नांकित करने की जगह कहाँ बची? एक दूसरी समस्या है, साहित्य में तो चीज का भी महत्व है, यानी खिड़की का भी, पेड़ का भी, मेज का भी, कुर्सी का भी, जो सब चीजें हैं। तो साहित्य का तो एक संबंध चीजों को भी, यानी ये जो वस्तु है उसकी उपस्थिति को भी, मानवीय पड़ोस में उसके होने को भी एहतराम करना है। एक दूसरी तरफ ये चीजों की जो अपार बहुतायत है और जो उसको लेकर बिलखते हैं कि हमारे पास ये नहीं है या वो नहीं है, तो इसलिए मेरे हिसाब से इससे लड़ने की जरूरत जो होगी वो बहुत गहरी शिक्षा में होगी, अन्य क्षेत्रों में होगी। जब हम चीजों की बहुतायत के बजाय व्यक्ति, उद्यम और सामाजिकता और सामुदायिकता और परस्पर सद्भाव, परस्पर सहयोग इत्यादि इत्यादि, यानी जो एक तरह से व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए भी एक तरह की सामुदायिकता की ओर बढ़ेंगे, जब साझेदारी बढ़ेगी। तो इसके लिए क्या किया जाए, मेरी समझ इस मामले में बहुत कम है, तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन इस समस्या के प्रति सचेत होना जरूरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। एक आखिरी सवाल मैं ले रही हूँ, बीनू ने अभी डाला है। बीनू, आप बोलना चाहेंगी? उसके बाद मैं सुभाष गताड़े जी को बुलाऊंगी। और बीनू, आप अपना सवाल रखना चाहेंगी क्या? रूपाली, आप पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है। जी, बीनू ने लिखा है, हिंदी साहित्य में जिस तरह एक खास वर्ण की व्यापकता और वर्चस्व है, वह लोकतांत्रिक मूल्य से दूर दिखाई देता है।
क्या हिंदी भाषी समाज की सच्ची तस्वीर नहीं है जो कि स्त्रियों की आवाज को भी जगह नहीं देता? देखिए, दो अलग अलग प्रश्न हैं। एक प्रश्न है कि स्त्रियां साहित्य में बहुत कम रही हैं, ये सही बात है, यानी साहित्य लिखने रचने वाली स्त्रियां कम रही हैं, लेकिन साहित्य में स्त्री का स्थान जो है वो रहा है, और तरह तरह से रहा है। मतलब उपेक्षित स्त्रियों पर महाकाव्य तक लिखा गया है। मतलब साकेत मैथिली शरण गुप्त ने तो उर्मिला पर लिखा, जो कि जिसका कोई जिक्र ही राम कथा में नहीं आता उस तरह से, जिस तरह से आना चाहिए। तो यशोधरा पर भी उन्होंने लिखा। तो ऐसे तो देखा जाए, और धीरे धीरे जो स्त्री की जो छवि थी, जो कि एक तरह से शरद चंद्रियन ममतालु और सब कुछ सहने वाली, सब कुछ को बर्दाश्त करने वाली, पिसने वाली वगैरह वगैरह, उस छवि को बहुत सारे लोगों ने तोड़ा। कृष्णा सोपती ने मसलन तोड़ा, और औरों ने तोड़ा। तो इसलिए स्त्री की उपस्थिति साहित्य में, साहित्यिक रचना में, कृतियों में तो कम नहीं रही, लेकिन लिखने वालों की संख्या कम रही। एक जमाने में फिर भी थी, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि थे, और बहुत सारी और छोटी मोटी कविताएं थी जिनका नाम अब हम नहीं जानते। बहुत सारे, गे जी ने प्रकृति काव्य पर एक संचयन तैयार किया था, रूपम्बरा, उसमें ऐसी कई कवियत्रियों की कविताएं थी जिनका हमने नाम ही नहीं सुना था। मैं साहित्य का बहुत, हिंदी साहित्य का वैध विद्यार्थी नहीं रहा हूँ, इसके कई बार मुझे कई चीज़ों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन फिर भी मुझे तो पता नहीं था कि ये फलानी लली और ये वो लोग थे, उनकी कविताएं थी। तो ऐसा नहीं लगता कि हिंदी में स्त्रियों को लेकर कोई मतलब साहित्य में, साहित्य के अंतर्गत कोई, बल्कि तरह तरह की स्त्रियां हैं। मतलब मित्रों मरजानी से लेकर जाने कौन कौन सी स्त्रियां हैं, तो वो स्त्रियां हैं और वो रही हैं, और जरूरी तौर पर वो हमेशा स्त्रियों ने ही बनाई हों छवियां, ऐसा नहीं है, पुरुषों ने भी बनाई हैं, और पुरुष लेखकों के भी साहित्य में वो छवियां स्त्रियों की हैं, और वो लोकतांत्रिक दृष्टि से कम है ऐसा मुझे नहीं लगता। चलिए अब जी कीजिए। जी जी, बस अब हम कगार पे पहुंच ही गए हैं। मैं सुभाष जी को आमंत्रित करूंगी, अपने वरिष्ठ साथी और एनएसआई के कन्वेनर। सुभाष जी अपनी टिप्पणी अगर संक्षेप में रखना चाहें, और धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं उनको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। हम लोग आपको हमेशा ही सुनते आए हैं, लेकिन आज आपने जो बातें रखी हैं, काफी संधान व्याख्यान माला का जो आगाज आज हो रहा है, बहुत अलग ढंग की बातें आपने रखी, और मतलब जो आपने विचारों के सहकार की बात की, संकीर्णता को तोड़ने की बात, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है। और आपने चर्चा की साहित्य अब कैसे अतिक्रमण करता है, तो मैं समझता हूँ कि अपने व्यक्तिगत जीवन में भी, जैसे आपने जो, हम देख रहे हैं कि पिछले 20 साल से हिंदी जगत में, साहित्य जगत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको, जो लगातार इस निजाम के खिलाफ, इस विचारधारा के खिलाफ लगातार खड़े रहे हैं, उनमें आप अग्रणी रहे हैं। तो एक बहुत, ये हम लोग का सौभाग्य है कि आज आप आए, आपने समय निकाला। और एक दिलचस्प संजोग है कि जो इत्तेफाक से 13 नवंबर है ये, और ये हम लोगों ने ऐसा प्लान नहीं किया था जब हम लोगों ने डेट तय की थी, आपका समय मांगा था। तो मुक्तिबोध के जन्मदिन के बहाने संधान व्याख्यान माला का आगाज होना, ये मुझे बहुत एक अच्छा सुखद संयोग लग रहा है। 20 साल पहले जब हम लोगों ने संधान की शुरुआत की थी, और 5 साल तक हम लोगों ने उसको चलाया, हम लोगों की अपनी सीमाएं थी, संसाधन की सीमाएं और तमाम अन्य सीमाएं, लेकिन हम लोग उसको ज़्यादा आगे चला नहीं पाए। हम लोग का इरादा तो हमेशा ही रहा कि उसको हम लोग चलाएंगे। और अभी
ब्लॉग के रूप में हम लोग शुरू किया है, हम लोग का रहेगा इरादा आगे बढ़ाने का। आप आए और आपने एक अच्छी शुरुआत की, बातचीत की शुरुआत की। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इस बहस में, इस बातचीत में सब लोग जो भी लोग शामिल हुए, उन सब लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। आप आए और हम लोग ये सिलसिला, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। फिर एक बार बहुत शुक्रिया। सभी जो यहाँ आए, उपस्थित हुए, जिन्होंने भाग लिया, उन सबका भी बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्याख्यान में जल्दी ही।